एमपी गजब है, ये कोरोना काल का चुनाव। मित्रों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव की। यहाँ पूरा चुनाव एक अलग रंगत लिए हुए है। यहाँ दांव पर लगी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा, जिन्हें मध्य प्रदेश में महाराज कहा जाता है। महाराज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए हैं और उन्हें अब अपनी ताकत दिखानी है। हालांकि भाजपा का एक बड़ा खेमा खुद नहीं चाहेगा कि महाराज बहुत मजबूत होकर उभरें, और यही इस चुनाव का आनंद है। मध्य प्रदेश के इन उपचुनावों में कई तरह के विवाद भी खड़े हुए हैं। इमरती देवी, जो कि अब शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कभी कमलनाथ की मंत्री हुआ करती थीं, उनके लिए एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था जिसकी वजह से काफी विवाद खड़ा ये क्या आइटम है? क्या आइटम है? हुआ और चुनाव आयोग ने कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा भी छीन लिया है, खत्म कर दिया। कांग्रेस के अब स्टार प्रचारक नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और इसमें क्या होने वाला है कि महाराज की जो ज्योतिरादित्य की सिंधिया की प्रतिष्ठा जिस तरह से दांव पर लगी है और जिस तरह से वो जोर लगा रहे हैं, उसमें वो कितने सफल रहेंगे और उनके क्या चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इस सब पर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार शिव कुमार विवेक से। शिव कुमार विवेक हिंदी प्रिंट मीडिया के कई बड़े और राष्ट्रीय समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं। वे मध्य प्रदेश और कई राज्यों में स्टेट हेड के रूप की भूमिका में रहे हैं। इस वक्त अपनी एक वेबसाइट इंडिया डेडलाइन चला रहे हैं। आप समसामयिक मुद्दों के बारे पर जानकारी लेने के लिए उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और आइए हम बात करते हैं शिव कुमार विवेक जी से। मध्य प्रदेश में जो स्थिति चल रही है इस वक्त, ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो चुनाव किस तरफ जा रहा है ये मध्य प्रदेश का इस वक्त, क्या वो अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे या नहीं, पूरा देश ये जानना चाह रहा है। मध्य प्रदेश में तो इस पर चर्चा होती ही होगी। जी, सभी पाठकों दर्शकों को नमस्कार। मध्य प्रदेश के चुनाव को हम समझने के लिए थोड़ी पृष्ठभूमि में जाते हैं। जी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं, जिनमें से 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इतनी अधिक सीटों पर पहली बार उपचुनाव देखने का अवसर मिला है मध्य प्रदेश को। जी, 28 सीटों में से 25 सीटों पर चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उनके समर्थक 25 विधायकों ने भी उनके साथ कांग्रेस को त्याग दिया। इसके कारण 25 सीटें रिक्त हुई, 3 सीटें विधायकों के निधन से खाली हुई हैं। जी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से सिर्फ एक सीट भारतीय जनता पार्टी की है, बाकी 27 सीटें कांग्रेस विधायकों की हैं। इसलिए इन चुनावों में कांग्रेस को खोना ही है और भारतीय जनता पार्टी को पाना है। अभी कांग्रेस के पास 87 सीटें हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के पास 107 सीटें हैं। 9 सीटों से वह बहुमत से पीछे है। जी। 28 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार का बहुमत बनाने के लिए केवल 9 सीटों की दरकार है। जी। इनमें से 16 सीटें उन इलाकों में हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जाता है। जी। यानी ग्वालियर चंबल। जी। यहाँ सिंधिया जी के पूर्वज राजमाता विजयाराजे सिंधिया, श्री माधवराव सिंधिया और उनके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका जबरदस्त प्रभाव रहा है और इसलिए ये 16 सीटें निर्णायक हैं। और इन 16 सीटों से 28 में से 16 सीटें अगर
प्रदेश के किसी अंचल में हैं और ज्योतिरादित्य के प्रभाव में हैं, तो जाहिर बात है कि इन सीटों की जीत और हार से ज्योतिरादित्य के राजनीतिक करियर, राजनीतिक भविष्य तय होगा। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ी चुनौती 16 सीटें जीतने में भाजपा से ही आएगी या कांग्रेस से मिल रही है? बिल्कुल, देखिए दोनों की तरफ से चुनौती है, इसलिए ज्योतिरादित्य बहुत कांटों के रास्ते पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का सवाल है, उनकी स्वीकारोक्ति उस तरह से नहीं बनी जैसे उनके पुराने और परंपरागत नेताओं की है, और ये परंपरागत और पुराने नेता पार्टी के साथ बहुत नहीं दिख रहे थे। हालांकि पार्टी ने पिछले दिनों डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है और पुराने नेताओं को सक्रिय किया है, लेकिन वे मन से कितना साथ हैं ये तो अभी ऊपर से जाना नहीं जा सकता और परिणाम आने पर ही पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की डोर को ये लोग पीछे खींच रहे हैं। एक दूसरा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस की पूरी ताकत ज्योतिरादित्य को जमीन दिखाने में लगी हुई है, इसलिए उसने जितना जोर ग्वालियर चंबल में लगाया है उतना दूसरे उपचुनाव वाली सीटों पर नहीं लगाया। हालांकि चुनाव है, युद्ध की तरह होता है, सभी जगह लड़ना पड़ता है और अलग अलग तरह के योद्धा, अलग अलग तरह के सैनिक और सेनापति अलग अलग जगहों पर तैनात करने होते हैं। लेकिन बड़े नेताओं की कोशिश है, खासतौर पर दिग्विजय और कमलनाथ, कांग्रेस में दो ही बड़े नेता हैं इस समय। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों में अलग अलग क्षत्रप हुआ करते थे और सभी क्षत्रप अपने अपने अंचलों से कांग्रेस की झोली में सीटें डालते थे। लेकिन ज्योतिरादित्य के जाने के बाद अब दो ही बड़े नेता हैं, दिग्विजय और ज्योतिरादित्य, और दोनों ही इसी अंचल से आते हैं जी। इसलिए दोनों की कोशिश है कि ज्योतिरादित्य के राजनीतिक भविष्य को अंधेरे में खींचा जाए। इसलिए कांग्रेस ने बहुत बड़े प्रदर्शन ग्वालियर में किए, जो अब तक कांग्रेस की जब सत्ता रही तब भी इतने बड़े प्रदर्शन वहां नहीं हुए थे। तो ये कोशिश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अभियान को जिस सुसंगठित तरीके से चलाया है, उसका हर बड़ा नेता इस चुनाव की मुहिम में शामिल रहा है। तो कांग्रेस के दो नेता वर्सेज भारतीय जनता पार्टी के 8 से 10 बड़े नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, उमा भारती से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सारे लोग इस युद्ध में एक साथ जूझ रहे हैं। और इसलिए प्रचार में भारतीय जनता पार्टी आगे है, लेकिन जहां तक जमीनी यथार्थ की बात है, तो दल बदल को लेकर जो असंतोष है और जो आक्रोश है, वो भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। डैमेज कंट्रोल की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की जरूर है, लेकिन मतदाता बहुत खुलकर बात करता नहीं है, और जब बात करता है तो उसका आक्रोश दल बदल के प्रति दिखता है। इसलिए राघव जी, ये चुनाव दल बदलुओं के बारे में एक जनमत संग्रह की तरह भी देखा जाएगा जी। कर्नाटक में भी ये हुआ था, इस तरह का वही एपिसोड यहाँ दोहराया गया, लेकिन वहां भाजपा को लाभ मिल गया था उसमें। लेकिन यहाँ आप बता रहे हैं कि जनता जो है वो थोड़ा सा उसका गुस्से में है दल बदल से, और दल बदलों पर वो अपना जनमत देने के लिए तैयार है। तो एक सवाल में और पूछना चाह रहा हूँ इसमें कि क्या जो कुबोल हैं कांग्रेस की ओर से, जिनकी वजह से कमलनाथ की क्या स्टार प्रचारक का दर्जा भी चुनाव आयोग ने छीन लिया है, क्या वो वास्तव में इतने बुरे बोल थे जिनकी वजह से चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी पड़ी, या चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से उल्टा सहानुभूति न पैदा हो जाए? क्या इस तरह का माहौल तो नहीं है? नहीं, इस तरह का माहौल इसलिए नहीं है कि केवल कमलनाथ नहीं, इस चुनाव में पहली बार हम लोगों ने जो वर्षों से, दशकों से कई चुनाव देख रहे हैं, और प्रदेश की जनता और मतदाता और प्रबुद्ध लोग जो राजनीति को अरसे से देख रहे हैं, जानते हैं, उन्होंने ये पाया है कि पहली बार अपशब्दों की इतनी भरमार, इतना प्रयोग चुनाव में देखा गया है। राजनीति इस स्तर तक नीचे कभी नहीं आई थी
जितनी इस बार चुनाव में देखी गई है। और केवल मध्य प्रदेश के उपचुनाव की बात नहीं है, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक भाषा का स्तर गिर रहा है। पुराने लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे, और इसलिए आश्चर्य ये है कि कमलनाथ नई पीढ़ी के नेता नहीं है जो राजनीतिक भाषा के संस्कार उस तरह से नहीं जानते। ऐसे लोगों में कमलनाथ नहीं थे, लेकिन कमलनाथ भी उस धारा में बह गए। तो कमलनाथ अकेले दोषी इसलिए नहीं है कि इस प्रवाह में, इस धारा में इन दिनों हर नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, नोटिस दिए हैं, जिनमें कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं, दूसरे नेता भी हैं। कांग्रेस के भी कमलनाथ के अलावा सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मंत्री हैं, उन्हें भी नोटिस दिया गया है। तो सब भांग सब पूरे कुएं में पड़ी हुई है, और इसलिए केवल कमलनाथ दोषी नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने की बात है, तो अपशब्दों का प्रयोग बहुत लोगों ने किया है, लेकिन कमलनाथ से पहली बात तो यह है कि कमलनाथ जिस ऊंचाई पर है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जाती। दूसरा, कमलनाथ ने बार बार जो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, और उसमें खास तौर पर एक महिला के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग हुआ, उसने आयोग को इस तरह की कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया है। तो जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, वो ठीक है कि चुनाव में कई लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुंह से शब्द निकल सकते हैं, उन्हें क्षमा किया जा सकता है। लेकिन कमलनाथ इस हद तक गए कि उसका बचाव करते रहे। जब उन्होंने एक महिला को आइटम कहा, तो वो ये कहते रहे कि नहीं, विधानसभा में तो हम लोग आइटम बोलते हैं, लोगों को आइटम बोलते हैं। और जब वह उस महिला ने ये बदले में ये कहा कि आपकी माँ और बहन भी को भी आइटम कहेंगे क्या, या लोगों ने सवाल किया कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या अपने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि ये शब्द सभ्य समाज की शब्दावली नहीं है। तो आपको उसको तुरंत क्षमा मांगना चाहिए था, और जनता से ये कहना चाहिए था कि मुंह से शब्द निकल गया और हम इसे वापस लेते हैं। इसकी बजाय आप उसे बचा रहे हैं, तो वो क्षमा मांगने की जगह कुतर्क गढ़ते रहे कमलनाथ को तर्क करते रहे। और उन्होंने जो खेद व्यक्त किया, बोले खेद, उन्होंने कहा हमने खेद व्यक्त किया है, लेकिन इफ एंड वर्ड्स के साथ खेद और क्षमा को जनता स्वीकार नहीं करती है। कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीना है, लेकिन उससे बहुत नुकसान उन्हें इसलिए नहीं होगा कि अब आज शाम को चुनाव प्रचार बंद ही होने जा रहा है, तो बहुत समय नहीं बचा था। जो कहना था, जो करना था, वो नेता कर चुके हैं। भाजपा के रोड शो में काफी भीड़ भी आ रही है इसमें। तो कोरोना काल की कुछ गाइडलाइंस है जिनको लेके बिहार में तो चुनाव आयोग कुछ सतर्क दिखाई देता है। उसने कई टिप्पणियां भी जारी की, नोटिस भी जारी किया, और उन संज्ञान में लेने के लिए जिला अधिकारियों को या चुनाव अधिकारियों से कहा उसने। तो क्या यहाँ मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? देखिए, मध्य प्रदेश में भी कोरोना गाइडलाइन का तो पालन चुनाव में नहीं दिख रहा है, और इसी की वजह है कि चुनाव में शामिल बहुत से नेता और कार्यकर्ता कोविड के शिकार हुए हैं। बड़े बड़े नेता, पार्टियों के शीर्ष नेता इन दिनों कोविड के शिकार हुए, और एक तो प्रत्याशी भी, बड़ा मलहरा सीट का प्रत्याशी परसों कोविड ग्रस्त हो गया और उसे भोपाल में भर्ती किया गया। जहां तक चुनाव आयोग की एक्शन लेने की बात है, तो इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए चुनाव आयोग या प्रशासन ने नहीं की है। और शायद इसकी जरूरत इसलिए भी नहीं पड़ी कि हाई कोर्ट ने रैलियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जो 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैकेट किया है। तो इस वजह से चुनावी रैलियां नहीं हो रही थी, सभाएं हो रही थी। सभाओं में निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, और मीडिया और लोग इसकी तरफ ध्यान दिला रहे थे, लेकिन नेताओं ने इसकी परवाह नहीं की, और प्रशासन इस मामले में बहुत सख्त नहीं रहा है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा 9 सीटों के लिए ही लड़ रही है, या उसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान की भी परवाह है? क्योंकि उनके 12 विधायकों को मंत्री पद दिया गया था कैबिनेट विस्तार में,
और तभी से जी तय हो गया था कि वो चुनावी लड़ाई के लिए है, कि चुनाव के बाद भी तस्वीर ऐसी ही रहने वाली है या फिर एक नया फेरबदल होगा और उसमें सिंधिया जी को उनकी जगह बताई जाएगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों के लिए तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अधिक से अधिक सीटें लाने के लिए संघर्ष कर रही है, क्योंकि इसमें केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया की साख दांव पर नहीं है, शिवराज सिंह भी दांव पर हैं। और उमा भारती जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, बात है कि उमा भारती का कितना प्रभाव है, यह भी इस चुनाव के परिणामों से जांचा जाएगा। तो इसलिए दांव पर कई लोग हैं। और जहां तक ज्योतिरादित्य का सवाल है, तो ज्योतिरादित्य व्यक्तिगत रूप से तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ ही रहे हैं, और अगर उनकी प्रतिष्ठा जाती है तो ग्वालियर के राजमहल का प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए मध्य प्रदेश की राजनीति में खत्म हो जाएगा। उन्हें खत्म करने की कोशिश चौतरफा होती रही है। कांग्रेस में अगर आपको याद हो तो पिछले लोकसभा चुनाव में जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी, तब उन्हें उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से का प्रभारी कांग्रेस ने बना दिया था, और इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य से वो बाहर हो गए थे। विधानसभा चुनाव आया, तब उनको महाराष्ट्र का प्रभारी बना दिया गया था। तो इंटरनल फोर्सेस तो उनके प्रभाव को कम करने की जाने अनजाने में कोशिश कर ही रही हैं। विरोधी भी उनको, उनके प्रभाव को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ग्वालियर में जाकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सारे लोग फेल होते रहे हैं राजमहल के आगे। और इसलिए ज्योतिरादित्य तो अपने जीवन मरण का प्रश्न लेकर लड़ ही रहे हैं। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता विजयराजे सिंधिया मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की संरक्षक की तरह रही हैं, और दादी माँ, और वो पूजनीय नेता की तरह मानी जाती रही हैं। तो कई लोग उनका भी ख्याल करते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में भी कई लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रतिष्ठा बचाने की उतनी ही चिंता कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि नीचे स्तर का कार्यकर्ता और सिंधिया के कामकाज की शैली से नाखुश लोग सिंधिया की जड़ें अंदरूनी तौर पर, भीतरी तौर पर काटने में भी कहीं कसर नहीं रखेंगे। तो इसीलिए इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, वह इस तरह से की है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए विधायक, जिनके ऊपर दल बदलू का ठप्पा लगा हुआ है, उनकी सत्ता विरोधी रुझान के शिकार ना हो जाएं, इसलिए कई पूर्व विधायकों को, जिनकी क्षेत्र में साख है, उनको मनाकर अलग अलग क्षेत्रों में प्रभार देकर, अलग अलग जातियों के ऊपर बैठाकर इसकी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। तो इसलिए ज्योतिरादित्य का हारना भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा को भी खराब करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए अधिक से अधिक सीटों के लिए लड़ रही है। जी, आपने मध्य प्रदेश की राजनीति को और उसके चुनाव की जो गणित इस वक्त चल रहा है, उनके जो समीकरण जिस तरह से उलट पलट रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और ये हमारे दर्शकों और पाठकों के लिए भी उपयोगी होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाथ जोड़कर, ये चुनाव उपचुनाव नहीं है, ये चुनाव ग्वालियर चंबल संभाग की इस पवित्र माटी की मान सम्मान, ईमान और स्वाभिमान का चुनाव है। ये जनता का चुनाव है, कमलनाथ और उनकी सरकार के विरुद्ध। ये शिवराज सिंह जी का, मेरा चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं, जनता का चुनाव बन गया।